अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अफवाहें और तहफ़्फ़ुज़ात सब दम तोड़ गए। तवील इंतज़ार के बाद इंतख़ाबात की तारीख आखिरकार आ गई। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते आम इंतख़ाबात कराने का ऐलान कर दिया। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर और हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन एलामिये के मुताबिक इसके बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतख़ाबात करा दिए जाएंगे। लेकिन मुल्क की बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून, जिसे इलेक्शन जीतने का दावा भी है, वो इख्तलाफात, खदशात और मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही। पाकिस्तान आने के सिर्फ एक दिन बाद शहबाज शरीफ की अचानक लंदन वापसी ने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया। बताया गया कि उन्होंने अपने भाई नवाज शरीफ से कोई ऐसी बात करना थी जो फोन पर नहीं हो सकती थी। मरियम नवाज भी लंदन जा चुके। पाकिस्तान पार्टी लीडरशिप की अचानक लंदन रवानगी की क्या वजह हो सकती है? क्या शहबाज शरीफ ने लंदन जाकर नवाज शरीफ से जो बात करनी है, इसका ताल्लुक नवाज शरीफ के नए बयानिए से है? कड़ियां मिलाएं तो चंद दिन पहले नवाज शरीफ की एक धमकी सामने आई थी। नवाज शरीफ ने यह धमकी दी थी कि वो इन्हें इक्तदार से हटाने वाले साबिक जजेस और जर्नैलों का एहतसाब करेंगे। नवाज शरीफ ने इल्जाम लगाया था तब के चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा साबिक आर्मी चीफ और साबिक ISI चीफ के आलाए कार थे और वो किसी भी माफी के मुस्तहक नहीं। फिर राना सनाउल्लाह ने भी जनरल बाजवा और जनरल फैज को कौमी मुजरिम करार दिया था और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने, इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने का ऐलान किया था। नवाज शरीफ के इस बयान से एक तल्ख माहौल ने जन्म लिया था। फिर उनकी बेटी मरियम नवाज ने एक तकरीब से खिताब में नवाज शरीफ के बयान से बिल्कुल उल्ट बात की थी। उन्होंने कहा था कि वो और उनके वालिद इंतकाम लेने पर यकीन नहीं रखते। मरियम नवाज के इस बयान से यही तासुर मिला कि वो नवाज शरीफ के बयान से पैदा तलखी को कम करने की कोशिश कर रही। इससे पहले नवाज शरीफ ये दावा भी कर चुके थे और बहुत यकीन के साथ कर चुके थे कि जब इलेक्शन होंगे मुस्लिम लीग नून ही इलेक्शन जीतेगी। लेकिन फिर शहबाज शरीफ को अचानक लंदन क्यों जाना पड़ा? क्या उन्होंने अपने भाई को किसी का पैगाम पहुंचाना है और क्या इस पैगाम का ताल्लुक नवाज शरीफ के नए बयानिए से है? सहाफी नुसरत जावेद के मुताबिक शहबाज शरीफ के जरिए नवाज शरीफ को पैगाम दिया गया है कि वो ज्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट न बने। नाज़रीन, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून बल्कि पीपल्स पार्टी के लिए भी एक और मुश्किल खड़ी हो चुकी है। वो ये कि नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मेगा करप्शन के केसेस दोबारा खुल गए। अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आसिफ जरदारी, परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी दोबारा से नैब के शिकंजे में कसे जाएंगे। क्या ये नैब केसेस और नवाज शरीफ का बयानिया नून लीग के रास्ते की दीवार बनने जा रहा है? क्या नून लीग की सियासी कश्ती इलेक्शन तारीख के साहिल के करीब पहुंचकर डूबने जा रही है? बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा सना बुच्चा साहिबा ने। मोहतरमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी, ठीक है जी। राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। राना साहब, तारीख जो दी गई है अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इससे आप मुतमईन हैं? और जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया सामने आया है, अब ये 90 रोज वाली लिमिट तो सर क्रॉस हो गई, तो जनवरी की इस तारीख से आप सेटिस्फाइड हैं? यू ओके विद दैट? देखिए, PMLN का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाइख्तियार है इलेक्शन की डेट देने के लिए। और अगर ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाता है तो ये बिल्कुल PMLN उसके लिए तैयार होगी उस इलेक्शन के लिए, क्योंकि ये काम ही उनका है इलेक्शन कमीशन का, डेट देना। अच्छा, ठीक है। लेकिन सर, शहबाज शरीफ की वापसी अचानक, ये क्या था? मतलब आपने हुकूमत की है 16 महीने, शहबाज शरीफ साहब को तो वापस आना चाहिए था। और खास तौर पे अब तो जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया, आप 4 महीने रह गए इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दे। सर, ये क्या हुआ सर कि वो वापस आए, 1 माह बाद वापस आए और 48 घंटों बाद फिर वापस चले गए? देखिए, ये जो जोड़ा जा रहा है कि मियाँ साहब ने पार्टी के साथ खिताब करते हुए जो है जनरल फैज और जनरल बाजवा का नाम लिया, तो शायद कोई पैगाम जो है वो शहबाज शरीफ साहब लंदन लेके गए। ऐसा कुछ नहीं है। जो मियाँ साहब ने बात की वो तारीख का हिस्सा है। बच्चा उससे वाकिफ है कि किस तरह RTS बिठाया और उस वक्त की अदलिया ने किस तरह पनामा से इकामा निकाला। ये मिली भगत से सब वाकिफ हैं और इसका अगर तस्करा किया जाता है तो तारीख के हकायक जो हैं वो बयान हम कर रहे हैं और इसके बरक्स कोई बात नहीं कर रहे। मियाँ साहब बिल्कुल लंदन गए हैं और शहबाज साहब वो मियाँ नवाज शरीफ के कहने पे वहाँ गए हैं और बेहतर समझा गया कि जो आगे बहुत कुछ होने जा रहा है अहम,
तो और मुशावरत की ज़रूरत समझी गई। वहाँ मरियम नवाज साहिबा भी इस वक्त मौजूद हैं, दीगर और PMLN के लीडर्स भी मौजूद हैं। तो वहाँ इस बुनियाद के ऊपर सारे इकट्ठे हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टी लीडरशिप जो है वो डेली भी मीटिंग कर सकती है, तो ये बेहतर समझा कि शहबाज साहब वहाँ खुद प्रेजेंट हों। अच्छा, लेकिन सर ये अब आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो आप एहतसाब भी करने जा रहे हैं, तो एहतसाब अगर करेंगे तो फिर कौन कौन होगा उसमें? देखिए जजेस ने फैसले दिए ना, तो उस वक्त के जजेस का भी आप एहतसाब करेंगे सर? आसिफ सईद खोसा साहब हैं, साकिब निसार साहब हैं, तो आपने खुद नाम लिए हुए हैं, इजाजुल हसन साहब हैं, मियाँ साहब खुद नाम ले चुके हैं सर, तो क्या इनके खिलाफ भी कोई मुकदमा करेंगे? इनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करने का मुतालबा करेंगे? देखिए, बात यह है कि एहतसाब आज तक तो 75 साल में जो है वो नहीं हुआ, और आगे होता है नहीं होता इसके ऊपर भी सवाल है। लेकिन उसका तज़किरा करना, उसको डिमांड करना, उसके बारे में अवाम को अवेयर करना, हक़ाइक़ बयान करना, ये हर जमात का हक है, फ़र्ज़ है। और अगर हम इसका जिक्र कर रहे हैं या इसको डिमांड कर रहे हैं कि अगर किसी ने अपने मैंडेट से बढ़ के काम किया है या किसी ने किसी प्लानिंग के तहत जो है काम किया है जो कि उसकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है, और उसका अगर हम जिक्र कर रहे हैं और उसके ऊपर एहतसाब डिमांड कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें हम कोई गलत काम कर रहे हैं। वैसे अजीबोगरीब बात है कि अब आप डिमांड कर रहे हैं, मतलब आप उस मौके का इंतजार कर रहे होते हैं कि जब डिमांड वाली पोजीशन पे आ जाएं। आज से 1 महीना पहले आप इक्तदार में थे, आपको डिमांड करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा सीधा केस बनाते, क्योंकि आप इक्तदार में थे, आप केस बनाते और इन तमाम अफराद के खिलाफ जिनके आप अब नाम ले रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं, पता नहीं किससे कर रहे हैं सर, आप इनके खिलाफ केस शुरू करते। अच्छा मुझे ये बताएं, जस्टिस इजाजुल हसन के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, कार्रवाई हमने नहीं करनी। हमने तो अगर हमारी हुकूमत आती है, नहीं आती, तो उसका जिक्र हम कर सकते हैं, और जो ड्यू कोर्स कानून में मौजूद है, कोई के जजेस के लिए मौजूद है, और अगर किसी जज ने जो है वो वायलेट किया है अपनी ड्यूटी को, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है, वहाँ जाया जा सकता है। तो बिल्कुल इसमें तो अगर कोई भी जज जो अगर ऑन ड्यूटी है, कोई रिटायर्ड है, तो उसकी मुताबिकत के साथ जो कानूनी रास्ता मिलेगा उसके ऊपर बिल्कुल पैरवी करनी चाहिए। अब इसके अगेन वही वाली बात है ना, आप कह रहे हैं कि जी हम डिमांड करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब आप डिमांड का वेट क्यों कर रहे होते हैं, जब आप कर सकते थे आपने नहीं किया। खैर अच्छा, जब आप कर सकते थे तब भी आपने करके देख लिया, आप इक़्तिदार में आए, आपने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने की कोशिश की, नतीजा क्या निकला? धरने, और बिलाखिर आपको घर जाना पड़ा। अब आप फिर वापस आके ये भी कह रहे हैं इलेक्शन भी जीतेंगे और कार्रवाई भी करेंगे, तो पहले भी आप हॉर्न्स लॉक कर चुके हैं सर, अब दोबारा करने के मूड में है, ये पेश नजर है आपके कि इसकी भी रेपरिकॉशंस, इसके भी नतायज होंगे? देखिए, ये हम तो पहले भी भुगतते रहे हैं, और देखिए ये तब इशू बनेगा अगर कोई हाजिर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो समझती है कि उसने सियासत में मुदाखलत करते रहना है, तो फिर वो इस चीज़ को माइंड करेगी। लेकिन अगर जिस तरह की आज की इस्टेब्लिशमेंट है जो कि न्यूट्रल है, वो सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही, तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो उनसे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर हमने आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों के ऊपर बातचीत होनी चाहिए है, और ये चीज़ें दोहराई नहीं जानी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर इसके ऊपर बात हो रही है। सर फिर आप गारंटियां किससे मांग रहे होते हैं? वो जो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे होते हैं जी गारंटी मिल गई है, तो आप गारंटियां क्यों मांग रहे हैं? आप खुद कह रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, बिल्कुल अच्छी बात और है न्यूट्रल, तो फिर आप गारंटियां किससे मांग रहे होते हैं? एक सर, दूसरा ये कि चले लेकिन आप देखिए ना, आप करने वो जा रहे हैं जो आप पहले भी ट्राई कर चुके हैं, मुख्तदर हल्के आपको ऐसा करने देंगे सर? नहीं, मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ आज तक, तो क्या ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा? क्या सियासी जमातों के पास ये हक भी नहीं है कि तारीख के हकायक वो बयान करें और उसके ऊपर एहतसाब जो है वो डिमांड करें? मैं समझता हूँ इसके ऊपर सारी सियासी जमातों को सोचना चाहिए, और मियाँ साहब ने अगर ये बात की है तो सोच समझ के बात की है, और पहले भी उन्होंने ही अगर किसी ने कोशिश की जो सियासी स्पेस है उसको बहाल करने के लिए, तो वो मियाँ साहब। राणा साहब, आप जरा इन दो बातों का आखिर में जवाब दीजिएगा। आप मियाँ साहब का इक़्तिदार से निकाले जाना, उसका कसूरवार आप बाजवा साहब को समझते हैं, नाम लेके कहते हैं। सर अगर ये ऐसा ही था तो फिर आपने एक्सटेंशन का वोट क्यों दिया सर? एक, दूसरा ये सर, अगर आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते थे, जो कि आपसे नहीं हुई, कंट्रोल छोड़ें, आप तो ऊपर ले गए ना उसको, तो सर फिर आप इक़्तिदार में क्यों आए? आवाम को आपने इन 2 सालों में फिर ये ख्वाब क्यों दिखाए कि जनाब हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, इमरान खान जो है वो कुछ नहीं कर पाया, हम कर लेंगे? आप आवाम के पास वोट मांगने के लिए क्या बयानियां लेके जाएंगे सर?
और ये भी मुझे बता दें दूसरी बात सर कि आपने ये कैसे बताएंगे कि आज जिनको आप मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, आपके पास मौका भी था, इक़्तिदार भी था, तब आपने कुछ नहीं किया, अब आप क्या करेंगे? देखिए, एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, ये गलती थी। मेरे ख्याल से, मेरे नज़दीक ये गलती थी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। सब सियासी जमातों ने ये गलती की और ये उसी प्रेशर और उसी कह लें कि जो एक कंट्रोल तब तक था, शायद वो वजह बनी उसकी। लेकिन उसको हम आज जब खड़े होके उस डिसीजन को देखते हैं तो मैं तो कम से कम उस डिसीजन को उसको डिफेंड नहीं करूंगा। वो एक अच्छा फैसला नहीं था। लेकिन आगे बढ़ते हुए देखें, मैं समझता हूं कि बिल्कुल हमें हकायक के ऊपर बात करनी चाहिए और सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। यही इतनी ही सिंपल ये बात है और इसके ऊपर तो सबको बात करनी देखिए ना, चाहिए। बात यहाँ पे ये आ जाती है सर, आपका शुक्रिया भी, लेकिन सर बात आखिर में मैं ये कहूंगा, अब जहां से आपसे गलतियां हुई वहां पे आप कह रहे हैं लेट्स मूव ऑन, हमसे गलती, एक्सटेंशन देना हमारी गलती थी, लेट्स मूव ऑन। लेकिन जब जहां पे उधर से गलतियां हो रही हैं वहां पे आप मूव ऑन क्यों नहीं कर रहे? आपको याद होगा जनरल बाजवा साहब ने जो आखिरी अलविदाई खिताब किया था, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हुआ है कि न्यूट्रलिटी कहीं ना कहीं जो है वो नहीं रही, सियासत में मदाखलत हुई है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तो सर अगर वो मूव ऑन कर गए, उन्होंने भी मान लिया कि गलती हमसे हुई थी लेकिन अब ऐसा नहीं है और आपसे भी गलती हुई थी, तो लेट्स मूव ऑन। आप क्यों फिर गड़े मुर्दे उखाड़ना चाह रहे हैं? ये भी एक सवाल है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, हमारे साथ मौजूद रहिएगा सर तैमूर तालपुर साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने वक्त निकाला। तैमूर तालपुर साहब, आपके तो सियासी इत्तेहादी हैं, आजकल थोड़ी सी नोक झोंक का सिलसिला शुरू हो गया है। आप कहते हैं, बिलावल साहब कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और नून लीग के लिए जरा हमवार है, बाकियों के लिए हमवार नहीं है। लेकिन यही इनके कायद जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट ललकार रहे हैं, वो तो एहतसाब की बात कर रहे हैं। इनके भाई शहबाज शरीफ साहब वापस आते हैं, 48 घंटों बाद फिर वापस चले जाते हैं। यहां तो और मंजर नजर आ रहा है। आपको या आपकी जमात को क्यों लगता है कि ये इनको फेवर दी जा रही है, कुछ अनड्यू फेवर मिल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, फेवर मिल रही है या नहीं मिल रही, पर जो नजर आ रहा है, जो हकीकत है, जो वक्त बता रहा है, जिस तरह से पॉलिसीज अलग अलग सूबों के लिए अलग अलग हैं, जिस तरह से सिंध की डेवलपमेंट जो है पुरानी ऑनगोइंग रोक दी जाती है, बाकी सूबों में नहीं रोक दी जाती। सिंध का निज़ाम चेंज किया जाता है तो इम्पोर्टेड पंजाब से और दूसरे सूबों से चीफ सेक्रेटरी भी आ जाते हैं, आईजी सिंध भी आ जाता है। क्या हमारे पास कॉम्पिटेंस नहीं है? क्या सिंध में अच्छे अफसरान की कोई कमी है या कुछ और जहन में है? तो बहरहाल ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन पे वर्कआउट कर रहा है और अपनी दुरुस्तगी भी जहाँ इनको जरूरत है वो दुरुस्तगी भी अपनी ला रहे हैं और लाते रहेंगे। और ये भी एक खुशाइन बात है, उन्होंने आज बताया है कि अंदाजन कब तक ये इलेक्शन कराना चाहते हैं। एंड आई एम होपफुल कि बहुत जल्द ये एक प्रॉपर डेट भी अनाउंस कर देंगे जब वक्त आएगा कि किस डेट पर इलेक्शन है, ताकि एक अच्छा, आप तो इससे भी जल्दी की डिमांड कर रहे थे, 60 दिनों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन ये 60 दिन से तो आगे, बल्कि 90 दिनों से भी थोड़ी आगे है। ये आप मुतमईन है सर इस डेट से जो एक एस्टिमेटेड डेट दी गई है? देखिए जी, हमारा जो आइन कहता है वो 60 से 90 दिन के अंदर इलेक्शन कहता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कभी आइन के खिलाफ गई है, ना कभी आइन के खिलाफ जा सकती है। हमारी डिमांड आज भी 60 से 90 दिन है, पर जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी मजबूरियां बताई, जो पार्टी लीडरशिप ने समझी, जिसके बाद हमने कहा कि आप कुछ एक्सटेंशन दे दें, बशर्ते कि हमें तारीख इलेक्शन मिल जाए तो हम उस पर सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स वी आर नॉट द हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड, पर आइन के मुताबिक इलेक्शन हो रही है, एक अप्रोक्सीमेट डेट मिली है तो हम उसको खुश आइन समझते हैं। अच्छा, ये जो अब एक नारा लगाया है सर नून लीग ने एहतसाब का, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी मच सर्टन कि दे विल विन, उसके बाद ये एहतसाब करेंगे इदारे के कुछ साबिका सरबराहान का भी, फिर शायद ये जजेस का भी करें जिन्होंने मियाँ साहब को निकाला था, उनके खिलाफ फैसला दिया था। इस एहतसाब के बयानिए में क्या पीपल्स पार्टी भी अपनी हाँ में हाँ मिलाएगी सर? अलियर भाई देखें, जो भी पॉलिसी नून लीग की तरफ से आ रही है उन पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। उनकी पॉलिसी उनकी लीडरशिप की तरफ से आई एम श्योर आई होगी। मैं जाती तौर पे जरूर ये कह सकता हूं कि एहतसाब का अमल कहीं ना कहीं जरूर होना चाहिए। अगर कोई एक बार गलती करता है, 2 बार दोहराता है, तीसरी बार दोहराता है, तो कम से कम ये हमें जरूर करना चाहिए कि वो गलती चौथी बार कम से कम ना दोहराई जाए। तो ये नून लीग का बयानिया है। आपने हमसे ऐसी कोई बात डायरेक्टली किसी पे भी हिट करते हुए, किसी का नाम लेते हुए आपने नहीं सुनी और आप सुनेंगे मेरी, हमारी ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। वी बिलीव इन डूइंग रादर देन सेइंग। आप ये समझते हैं कि मियां साहब के साथ ज्यादती हुई थी, जैसा कि वो खुद कहते हैं कि हुई थी?
बिल्कुल, मियाँ साहब के साथ ज़्यादती हुई थी। मियाँ साहब के साथ जिस तरह से उनको जेल में बंद किया गया था, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादती हुई थी, सदर जरदारी को अरेस्ट किया गया, आदि फरियाल टालपुर को अरेस्ट किया गया, हमारे सारे लीडरान को सालों साल जेलों में रखा गया, उसी तरह से नून लीग के साथ भी ज़्यादती हुई। ख़ुसूसन नवाज़ शरीफ के साथ मैं समझता हूँ ज़्यादती हुई, और उसका ही अज़ाला मैं समझता हूँ वो माँग रहे हैं। जब वो जज़्बाती हो जाते हैं, जब वो नाम लेके लोगों का तकर्रुर करते हैं कि किसने ज़्यादती की और किसके साथ एहतसाब होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ उसी का ये एक रिएक्शन है जो उनके साथ हुआ। अच्छा सर, देखिए अब हो ये रहा है कि नैब केसेस आपके खिलाफ भी खुल रहे हैं। ये जो अभी खास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है नैब की तरमीम को, उसके बाद तो मतलब और भी ज़्यादा उसमें तेज़ी आ गई, एक्सपीडाइट हो गए हैं सर। तो ये तो अब लग रहा है कि आपको भी जवाब देना पड़ेगा बहुत सी चीज़ों का, तालपुर साहब। अली हैदर भाई, हम तो जब से ये पार्टी बनी है तब से जवाब भी देते आए हैं, शहादतें भी देते आए हैं और अपना खून भी बहाते आए हैं। तो इन नैब के केसेस से हम डरने वाले नहीं हैं। ये फैब्रिकेटेड केसेस हैं जो हमारे खिलाफ किए गए थे। उसको हम फाइट करेंगे, हम लड़ना जानते हैं और इंशाल्लाह ताला हमें अपना राइट जो है, अपना हक मिलेगा, और झूठे केसेस हम पुर उम्मीद हैं कि वो खत्म करने में हम कामयाब होंगे। तालपुर साहब, क्या ये केसेस आइंदा आने वाले इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकेंगे सर? क्योंकि ये भी हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी के अंदर से फैक्शंस जो हैं वो निकलना चाह रहे हैं। मैंने मुस्तफा खोखर साहब का जो है वो एक बयान सुना, ही वांट्स टू फॉर्म अनदर पार्टी। तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं आई थिंक वी हैव लॉस्ट द कनेक्शन, लेकिन दोबारा वापस आ जाएगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है कि ये इन जमातों के इलेक्शन मुहिम पे किस हद तक, किस तरह से असरअंदाज होंगे। तालपुर साहब, आई थिंक आपने मेरा सवाल सुना होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को से अलविदाई अगर की खोखर साहब ने, तो वो कोई पहली बार नहीं थी। पहले भी काफी लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ चुके हैं। पर अगर आप हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की, जब से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद से जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ी, तो उनका पॉलिटिकल करियर जीरो हो गया, और उनमें से बहुत लोग वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आके उनको ज्वाइन किया है। तो ये चीजें जो एक समुद्र में से अगर एक कतरा निकलता है तो समुद्र को उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तालपुर साहब, अब आप क्या देख रहे हैं सर कि ये जो प्रोसेस है पूरा इलेक्शन का, आपको लगता है ये स्मूथली हो जाएगा? और इसके अलावा एक और बड़ी जमात है जिसके चेयरमैन अंदर हैं, बाकी जमात भी उनके अंदर है। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं आप, क्या ये भी अनड्यू नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपके लिए नहीं है, एक और जमात है उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है? जमात ने पाकिस्तान को नुकसान दिया, उन्होंने प्रूव किया कि वो पाकिस्तान दुश्मन जमात है। उन्होंने वो हर एक पॉलिसी आजमाई जिससे इस मुल्क को और इस मुल्क की मईशत को, नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान हो सकता था। जिस तरह से 9 मई के वाकयात आए, तो उनको बिल्कुल उनकी सजा मिलनी चाहिए। पर उसके साथ साथ हम ये भी जरूर कहते हैं कि जो पीटीआई में ऐसे लोग हैं जो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं थे, उनके साथ कोई भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। पर सजा का जो सही, बिल्कुल ठीक सर। बहुत बहुत शुक्रिया तालपुर साहब, आपने वक्त निकाला। प्रिय राना साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हमारी अगली गेस्ट होंगी मोहतरमा सना बुच्चा साहिबा, सहाफ़ी तज़किया निगार, इस मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार मोहतरमा सना बुच्चा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। सना साहिबा, शुक्रिया आपका। सना साहिबा, ये शहबाज शरीफ साहब का वापस आना और फिर 48 घंटों बाद चले जाना, और मियाँ साहब का वहाँ से बैठकर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयान देना या एंटी बाजवा बयान देना और एहतसाब का नारा लगाना, हालांकि इनके पास मौका था जब ये भी इक़्तिदार में थे 1 महीना पहले, दे कुड हैव डन दैट। ये किस तरह देखती हैं? अचानक या कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है? कर क्या रहे हैं ये दोनों भाई? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सिंपलिस्टिक अप्रोच है या कोई सिंपलिस्टिक आंसर है इसका। मेरा नहीं ख्याल मैं कोई एक बात कर सकती हूँ। ये बात भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं है कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया या कम से कम एंटी बाजवा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। फैज़ हमीद साहब का नाम है, जनरल रिटायर्ड, फिर ज़ाहिर साबिक जजेस साहिबान का भी नाम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई यहाँ बयानिया बन रहा है, क्योंकि बयानिया तो बहुत पहले बन भी गया, दफन भी हो गया, वोट को इज्जत भी दे दी, जिल्लत भी दे दी, वोट को फारिग भी कर दिया, अपना वोट इस्तेमाल करके कानून साजियाँ भी कर दी। एक दिन में 100 कानून साजियाँ भी इस मुल्क में होते हुए हमने देखी। महंगाई का भी हमने रोना देखा, और बार बार कहा कि हमारी सियासत हमने कुर्बान कर दी है। तो कुर्बानी के बाद जान क्यों आ रही है? अब कुर्बान हो गए हैं तो कुर्बान ही रही है। तो ये जो नून लीग में ये जो शहबाज शरीफ साहब है, मेरी जो इतलात है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब मेरा नहीं ख्याल कि धड़ाधड़ वापस इसलिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो है वो बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगा। मेरा ख्याल है इट इज टाइम टू रिकंसिडर कि कौमी मफाद
क्या है और ज़ाती मफाद क्या है। आपने यही करना है कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा, मैं सबको बाहर निकालूँगा, फिर मेरे 3 साल गुजरेंगे, कोई मुझे बर्दाश्त कर लेगा, फिर मेरे साथ यही होगा जो मेरे साथ हो रहा है। इसलिए मेरा ख्याल है हम बार-बार इल्ज़ाम देते हैं एस्टैब्लिशमेंट को, मुक़्तदर हलकों को, मुक़्तदर इदारों को कि ये तब भी ताकत का इस्तेमाल करके पॉलिटिशियंस को इस तरह करते हैं, उस तरह करते हैं। लेकिन अभी पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? इनका ज़ाती मफाद किस चीज़ में है और इनका कौमी मफाद किस चीज़ में है? 3 लोग बैठ के शरीफ फैमिली के इस मुल्क का फैसला करेंगे, इस मुल्क की सियासत का फैसला करेंगे, इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। मुझे इस पर शदीद एतराज़ है। ये शरीफ साहब का घर नहीं है, ये उनकी ज़ाती अनाद नहीं है। जब वो जनरल मुशर्रफ साहब के लिए हवाले से कहा था, अब कौमी मुजरिम होते होते पार्टी फैसला करेगी क्या करना है, हम फैसला करेंगे क्या करना है। ये होलिस्टिकली हमें बता दीजिए, आपका मामला सुंदस के मतलब आपका मामला क्या सिस्टम के सही करना है या अपने मफादात को देखना है? अगर सिस्टम को सही करना है तो पहले अपने अपने सिस्टम में देखिए कहां कहां खराबियां हैं, लेकिन आप तो उसी सिस्टम के तौर पे और उसी सिस्टम को चलाना है जो कि आप खुद कह रहे हैं कि नाकाम हो चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बयानिया बनेगा। और ये जो केसेस खुले, आई थिंक नैब के फिर जो चेयरमैन नैब हैं वो मीटिंग कॉल करते हैं, बरतायुनातियां हो रही हैं, तो प्रॉब्लमैटिक तो है सिचुएशन। दे विल हैव टू थिंक इट थ्रू। मेरा ख्याल है जो पहले ये समझे बैठे थे, बड़ी रोजी पिक्चर थी, यहाँ मतलब यहाँ तो रिसीव करने के लिए बैठे, वहां से चढ़ाए भी तो कोई। हाँ एग्जैक्टली लेकिन जिस तरह से सना साहिबा काबीना फॉर्म की गई, मतलब जो इंडक्शन काबीना में की गई है, बिल्कुल जो ये कह लें कि रेजिड्यू था नून लीग का ब्यूरोक्रेसी में, उसको इंडक्ट किया गया। वो तो लग रहा था जैसे पेव किया जा रहा है, रास्ता बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने शिकायत भी इसकी की और एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि सब अच्छा नहीं है इनके लिए। सोच क्या रखा है सोचने वालों ने, इनके लिए आखिर क्या इसका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, मुस्तकबिल ये चाहते हैं रोशन हो, लेकिन जिस तरफ ये जा रहे हैं ये मजीद अंधेरों में ही धकेलेंगे कौम को भी और खुद को भी, क्योंकि अगर आप 2 कश्तियों में एक टाइम पर आप सवार नहीं हो सकते। और जो आपने बात की, देखिए मैं समझती हूँ कि ये जो मामला है ना, ये अगेन इतना होलिस्टिकली आप इसको नहीं पिक्चर कर सकते। अगर आपने वापस आना है, आपने जमानत लेनी है, आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपके साथ क्या होगा। अब आपको आके देखना पड़ेगा, आपकी डेट डलती है नहीं डलती है। फिर नैब के केसेस के हवाले से आप देखिए कि ये अब अगेन 3 अक्टूबर को हम समात देखेंगे कि क्या कालादम हो जाएंगे तमाम वो फैसले जो बेंच तश्कील हुए अप्रैल के बाद, जब स्टे दिया प्रोसीजर और प्रैक्टिस एक्ट को, उसके बाद जो बिल था उसको अगर स्टे दिया, क्या वो वेकेट होता है? तो क्या तमाम केसेस जो अप्रैल से चले हैं जिनमें नैब शामिल है, फिर इसका क्या फ्यूचर है? और मेरा नहीं ख्याल कि अब ये जो डेट दे दी है इलेक्शन कमीशन ने, अगेन इस डेट के हवाले से क्या 21 अक्टूबर को वो आएंगे, 1 महीना उनकी जमानतें चलेंगी, फिर उनको फैसले पसंद नहीं आएंगे, फिर वो फैसलों के अपील में जाएंगे, तो ये 2 महीने तो ऐसे ही गुजर जाएंगे। वहां हल्का बंदी अनाउंस होगी, वहां पे कोई मुसीबत पड़ जाएगी, तजाद आ जाएगा, जी हमें ये वाले नहीं पसंद और हमें ये मंजूर नहीं है और ये नामंजूर, कोई पार्टी कोर्ट चली जाती है। आपका इलेक्शन भी मर्की है, आपका PMLN का मुस्तकबिल भी मर्की है। अच्छा, ये जो इनका एक नया सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया है कि जी आप एहतसाब, सबका एहतसाब कर रहे हैं। सना साहिबा, ये क्या कोई आपको नजर आ रहा है कि आगे चल के एक हौच पौच किस्म की हमें इलेक्शन नजर आएगा? डेट भी अनाउंस कर दी इन्होंने, आज बड़ा जिगरा निकाला डेट अनाउंस करने के लिए, सबको रगड़ के और फिर एक बिल्कुल मुनफरिद किस्म की सियासी पार्टियां जो हैं वो कुछ लोगों को माइनस करके वो देख रही हैं आप अगले इलेक्शन में? देखिए, आपने एक इंटरिम सेटअप की बात की थी, सॉरी मैं आपकी बात का जवाब अब दे रही हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया कि मैं एक पॉइंट उस पर रेस करना चाहती थी। वो ये है कि देखें, ये बात नहीं है कि PMLN के लिए रोल बनाया जा रहा है या पेव की जा रही है या रास्ता बनाया जा रहा है। मसला यह है कि PTI से उनकी पोजीशन क्या है। आप देख लीजिए, काबीना का एक एक मेंबर PTI के बयानिए से कितना 360 डिग्री ऑपोजिट है, कितनी उनको जाती अनाद भी है, प्रोफेशनल अनाद भी है, लॉयल्टीज भी कहीं और हैं। तो PTI के लिए कोई यहाँ पे जगह मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी के लिए भी जगह मौजूद है। जिलानी साहब, आज आप जो मर्जी कह लें, जो काबीना में इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन सेक्रेटरी है, वो पहले फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भी रह चुके हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट भी ले चुके हैं। इसलिए मेरा ख्याल है इस तरह से होलिस्टिकली कह देना कि नहीं जी ये सारे नून लीग के हैं, नहीं। हाँ, एंटी PTI है, प्रो कोई नहीं कह सकता। राइट, सना साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बढ़ते हैं नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे।
नाज़रीन, IMF का नाम लेकर पेट्रोल की कीमत 332 रुपए लीटर की। IMF का नाम लेकर पेट्रोल मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी लगाई गई। IMF का नाम लेकर बिजली का 1 यूनिट 60 रुपए का किया। IMF का नाम लेकर ही गैस महंगी की गई। बताया गया कि IMF सब्सिडी दिए जाने को पसंद नहीं करता, लेकिन अब IMF ने बताया कि हमने तो सिर्फ ये कहा था अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल करें और पाकिस्तान के गरीब लोगों को बचाएं। IMF को यह बयान इसलिए देना पड़ा कि हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत का बोझ सिर्फ आवाम पर डाला था, जबकि इस मुल्क में जो भी खास है वो टैक्स देने को तैयार नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अशराफिया 17 अरब डॉलर्स की मरात लेती है। पाकिस्तानी रुपयों में यह रकम 4250 अरब रुपए बनती है। कॉर्पोरेट सेक्टर टैक्स छूट और सब्सिडी की मद में 5 अरब डॉलर्स की मरात लेता है, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आती है तो न तो टैक्स देता है और ना इक़्तिदार वाले टैक्स देते हैं, ना प्रॉपर्टी डीलर्स टैक्स देते हैं, ना जमींदार टैक्स देते हैं, ना ही दुकानदार टैक्स। सिर्फ वो देता है जो हुक्मरान टैक्स देने पर जिसे मजबूर करते हैं, और हुक्मरान सिर्फ उसे टैक्स देने पर मजबूर करते हैं जिससे उनका कोई मफाद नहीं होता। टैक्स सिर्फ वो देते हैं जिनका ताल्लुक किसी माफिया से नहीं होता, जो किसी ना किसी धड़े या माफिया से ताल्लुक नहीं रखते। वो हुकूमत पर दबाव डालते हैं और टैक्स से आजाद हो जाते हैं। जिन्होंने आवाम पर टैक्स लगाने का कानून बनाना है वो तो खुद भी टैक्स नहीं देते। बड़े बड़े जमींदार तो खुद हुकूमत का हिस्सा होते हैं। उन्होंने पॉलिसीज ही ऐसी बनवा रखी है कि इन्हें टैक्स न देना पड़े। माहिर मईशत हफीज पाशा बता चुके हैं कि पूरे मुल्क की 22% ज़रई ज़मीन सिर्फ 1% जमींदारों के पास है। इस जमीन से वो सालाना बुनियादों पर 900 अरब रुपए आमदन हासिल करते हैं और टैक्स सिर्फ 3 अरब रुपए देते हैं। PTI दौर के चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब ये इंकशाफ कर चुके हैं कि उन्होंने एक बड़े जमींदार को नोटिस भेजा तो शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में 40 अरकान असम्बली उनके पास आ गए और उनसे कहा, आप हमसे टैक्स लेने के चक्रों में ना पड़े, ये आपके बस का काम नहीं। यही हाल दुकानदारों का है। मुल्क में 22 लाख दुकानें हैं, इनमें से सिर्फ 30,000 दुकानदार टैक्स देते हैं। जो ट्रेडर्स हैं वो 100 रुपए की सेल पर सिर्फ 50 पैसे टैक्स देते हैं। इनसे ज्यादा टैक्स मांगा जाए तो हड़ताल कर देते हैं और फिर हुकूमत उनकी ताकत के आगे बेबस हो जाती। तो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, टैक्स देना वो भी पसंद नहीं करते। अगर टैक्स लागू भी कर दिया जाए तो वो ऊपर से दबाव डलवाते हैं और टैक्स कम करवाने में कामयाब हो जाते। अब पीछे बचे एक्सपोर्टर्स, तो वो कितना टैक्स देते हैं ये जानने के लिए एक्सप्रेस ट्रिब्यून की 26 जुलाई की खबर पढ़ें। इसमें लिखा है कि गुज़िश्ता माली साल एक्सपोर्टर्स ने 27 अरब डॉलर्स कमाए। पाकिस्तानी रुपयों में ये रकम बनती है 8,400 अरब रुपए। इन 8,400 अरब रुपयों पर उन्होंने टैक्स कितना दिया? 74 अरब रुपए। जब ये सब माफियाज टैक्स नहीं देते तो हुकूमत इसकी कमी अवाम पर बोझ डालकर पूरा करती है और फिर इल्जाम IMF पर धर देती है कि यह सब IMF के कहने पर किया जा रहा है। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है साबिक FBR जनाब शब्बर जैदी साहब। जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जैसे ये IMF की ओहदेदार कह रही थी सर कि हम तो कहते हैं कि आप गरीब को बचाएं और अमीरों से टैक्स लें। सर ऐसा ही है सर? फिर ये क्यों कहा जाता है कि सब कुछ IMF के कहने पर किया जा रहा है? नहीं, देखें, जो IMF की सरबराह हैं ये बात उन्होंने पहली दफ़ा नहीं की है, ये पहले भी वो बात कर चुकी हैं। और ये बिल्कुल कोई भी समझदार आदमी जो है, जो पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को समझता है और जो पाकिस्तान के निज़ाम को जानता है, वो यही बात करेगा। और इस बात को हमें मानने में कोई आड़ नहीं होनी चाहिए कि हम इस सिलसिले में नाकाम हैं। उसमें मैं भी शामिल हूँ कि हम अमीरों से टैक्स नहीं ले सके और हम टैक्स का ज़्यादातर बोझ गरीबों पर डाल रहे हैं, और ये हमारी रियासत की नाकामी की बुनियादी वजह है। शब्बर साहब, वजह क्या है? एक वजूहात तो आप खुद भी पहले कुछ इंटरव्यूज में बता चुके हुए हैं सर, जिसको मैंने नशर भी किया अभी। बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स दावा करने के बावजूद भी नाकाम रही बड़े लोगों को, बड़े मछलियों को टैक्स नेट में लाने के लिए? देखिए, ये बड़ी लंबी कहानी है। इसकी जो शाखें हैं वो पाकिस्तान की क्रिएशन से जाके मिलती हैं। पाकिस्तान की जो क्रिएशन है उसके पीछे कोई इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं था, और इस कंट्री को पाकिस्तान बनने के बाद से बहुत जल्दी एक माफिया ने टेक ओवर कर लिया, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट थी, मुल्ला थे और ट्रेडर थे। उन्होंने मिलके इस मुल्क को हाईजैक कर लिया, और ये मुल्क आज भी इन्हीं तीनों फैक्टर के हाथों हाईजैक्ट है। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है, जो समझ आए उसको भी बात समझ आ जाएगी।
ठीक है शहबाज साहब, इज देयर एनी वे पॉसिबल कि इससे निकला जा सके सर? देखें, तीनों को अपना रोल दोबारा डिसाइड करना पड़ेगा। मौलवियों को मस्जिद में बैठाना पड़ेगा और जो बाकी जो रोल है मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट का और मुख्तलिफ इदारों का, वो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एस्टेब्लिशमेंट की वजह से सियासतदान नाकाम हुए हैं या सियासतदानों की नाकामी ने एस्टेब्लिशमेंट को ख़राबी में डाला है। ये मसला भी सेटल करना पड़ेगा। और तीसरा, ये जो हमारी ट्रेडर्स की माफियाज डेवलप हो गई हैं, ट्रेडर्स और आड़ती की माफिया डेवलप हो गई हैं, इनको कैसे क्रश किया जाएगा। मगर पाकिस्तान का जो माहौल है, जो पाकिस्तान का जो इस वक्त जो सिस्टम है, उसमें ये बड़ा मुश्किल काम है। इसकी वजह ये है कि जो इदारे ऐसे माशरों में तब्दीली लाते हैं, वो इदारों में वो सुतून होते हैं, वो क्या होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। माशरे में कोई माशरती और माशी तब्दीली लाने वाली फोर्सेस जो होती हैं, सियासी लाने वाली फोर्सेस, वो होती है मीडिया। मीडिया हमारा बिजनेस हाउसेस ओन करने लगे हैं और वो खुद एक माफिया बन गए हैं, पहली बात। दूसरा होती हैं वो लेबर यूनियंस, वो हमारे मुल्क में ख़त्म हो गई हैं। अब कोई लेबर यूनियन नाम की कोई चीज़ नहीं है इस मुल्क के अंदर, कोई अवाम की या मजदूर की आवाज़ नहीं है। तीसरी होती हैं स्टूडेंट यूनियंस, वो लोगों को बताती हैं कुछ चीज़ों को सेटल करती हैं, जो एक नई आवाज़ लाती है, वो यंग जनरेशन की आवाज़ होती है, वो हमारे मुल्क में नहीं है। चौथी चीज़ होती है इस चीज़ को तब्दील करने आने के लिए, वो होती हैं ये जो आपके जो प्रेस क्लब्स होते हैं और ये होते हैं, ये लोगों को बताते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। तो जब आप माशरे एक और चीज़ होती है, वो होती है बार काउंसिल्स। तो ये 5-6 सुतून होते हैं किसी सिविलाइज माशरे में, जो किसी माशरे में गलत फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए उनके सामने खड़े होते हैं। लेबर यूनियन हो गई, स्टूडेंट यूनियन हो गई, बार काउंसिल्स हो गई, प्रेस क्लब्स हो गए, मीडिया हो गई, एकेडमिया हो गई। ये सारे लोग होते हैं जो माशरे में नाइंसाफ़ियों को, माशरे की गलत चीज़ों को सामने लाते हैं। पाकिस्तानी माशरा एक डिक्टेटोरियल माशरा है, एक जाबराना माशरा है। पाकिस्तानी माशरे में इन तमाम चीज़ों को दफन कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए वो आप शख्सियतों के आसपास घूमते रहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो तब्दीली ले आएंगे, भुट्टो साहब तब्दीली ले आएंगे, इमरान खान साहब तब्दीली ले आएंगे। ये बेकार की बातें हैं। आपको माशरे के अंदर वो फोर्सेस क्रिएट करनी पड़ेंगी जो माशरे में तब्दीली ला सकें। स्टूडेंट यूनियंस, लेबर यूनियंस, बार काउंसिल्स, मीडिया, प्रेस काउंसिल्स, ये वो चीज़ें होती, एकेडमिया, ये वो चीज़ें होती हैं जो किसी मुअज़्ज़म माशरे में होती हैं। मगर मुझे एक बात अफसोस से कहनी पड़ती है कि मुसलमान माशरे कभी ऐसी चीज़ों को परवान नहीं चढ़ने देते, क्योंकि मुसलमान जनरली जाबराना निज़ाम को पसंद करता है। सही। शहबाज़ादी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नक़्मे नासूर की तरह फैली बदउनवानी, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ घेरा तंग से तंग होता जा रहा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने भी करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों के अफसरों की खिदमात लेने का फैसला कर लिया और अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डेपुटेशन पर हसास इदारों से अफसर मांग लिए हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मंजूरी से हसास इदारों के अफसरों की खिदमात के लिए खत लिख दिया गया है, जबकि ये अफसर आइंदा चंद रोज तक नैब में काम शुरू कर देंगे। मुल्क भर में कौमी इदारे करप्ट माफिया, स्मगलरों और ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ पैदर पे कार्रवाइयां कर रहे हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान ऐसी होशरुबा वारदातें सामने आ रही हैं कि हैरत होती है कि यह पाकिस्तान है या हैरत कदा। खबरों के मुताबिक FBR ने सोलर पैनल की दरामद में 59 अरब रुपए की ओवर इनवॉइसिंग का सुराग लगाया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में
में चेयरमैन FBR ने सोलर पैनल इंपोर्ट स्कैंडल पर ब्रीफिंग दी और ऐसे ऐसे इंकशाफात किए कि कायमा कमेटी अरकान के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि 59 अरब के दरामदी सोलर पैनल को मार्केट में 45 अरब रुपए में बेचा गया। राज खुला कि जिन ममालिक से सोलर पैनल दरामद किए गए वहां सोलर पैनल बनते ही नहीं। सोलर पैनल एक मुल्क से दरामद किए गए और अदायगी दूसरे मुल्क से की गई। हालांकि ऐसी अदायगियों के लिए स्टेट बैंक से NOC लेना जरूरी होता है। नए चेयरमैन FBR ने बताया कि स्कैंडल में मुलव्विस 2 बड़े इंपोर्टर्स का ताल्लुक पेशावर से है, जबकि मुलव्विस अनासर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। कराची में आज भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के दौरान 1.5 अरब की ग़ज़ाई अजनास बरामद हुई हैं। सिक्योरिटी इदारों और ज़िले इंतज़ामिया ने माड़ीपुर में गोदाम पर छापा मारकर चीनी, चने और मकई की 2 लाख बोरियां पकड़ लीं, जिन्हें बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान स्मगल किया जाना था। इससे पहले रेंजर्स ने कराची के इलाके बल्दिया टाउन के गोदामों में ज़ख़ीरा की गई 1 अरब मालियत चीनी की 1,40,000 बोरियां जब्त की थीं। इसी तरह चंद दिन पहले बलूचिस्तान से भी चीनी की भारी खेप पकड़ी गई थी। FIA ने इसी हफ्ते रावलपिंडी के एक प्लाजे पर छापा मारकर एक निजी बैंक पकड़ा, जहां से मुबैना तौर पर 7 अरब रुपए बरामद हुए। अरबों की ये रकम कंक्रीट की खुफिया दीवारों में बनाई गई डिजिटल अलमारियों में छुपाई गई थी। दुनिया अखबार ने रिपोर्ट किया कि प्लाजे की बेसमेंट में करेंसी बरामद की गई। उसके लिए 18 घंटे तवील ऑपरेशन हुआ, जिसमें 40 करोड़ रुपए मिले। रोज़ाना उम्मत के मुताबिक अरबों की रकम मुअम्मा बन गई है। दूसरी जानिब DG FIA ने करेंसी स्कैंडल की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। FIA ने हैदराबाद में कस्टम्स के एक इंस्पेक्टर के घर छापा मारकर 4 स्मगल शुदा नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियां और करेंसी पकड़ी। छापे में 19 शॉटगन्स, 33 राइफलें, पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए। इससे पहले कराची में कस्टम्स अफसरान की मेगा करप्शन का स्कैंडल सामने आया था। मालूम हुआ कि गिरफ्तार और मफरूर कस्टम्स अफसर मुबैना रिश्वत के पैसों से गोल्ड खरीदते थे। क्लिफ्टन की एक ज्वेलर शॉप से एक माह में 500 तोला सोना खरीदा गया। सोना है जो कि बेनामी रसीदों पर खरीदा गया। FIA टीम ने खातों की रजिस्टर्ड भी बरामद कर लिए हैं। गोट की पुलिस ने भी आज एक घर पर छापे के दौरान एंटी एयरक्राफ्ट गन, रॉकेट लॉन्चर, पिस्टल, राइफलें और 12,000 गोलियां बरामद करके 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। SP के मुताबिक असलहे कच्चे के डाकुओं और कबायली झगड़ों में इस्तेमाल हो सकता था। यही नहीं, मुल्क भर में बिजली और गैस चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है। अरबों की चोरी पकड़ी जा रही है। निगरानों की निगरानी के बाद डॉलर, सोने और चीनी के निर्ख हैरान कुन तौर पर गिर गए। सवाल यह है कि निगरान हुकूमत का काम तो इलेक्शन कराना है, जिनका यह काम था उन्होंने चुप क्यों साधे रखी? वो मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब क्यों हुए हैं? इसके साथ ही प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। नाज़रीन, दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।